कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बैच स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप लाइव स्टडी करना चाहते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तो आप जो है हमें हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारी ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं लाइव क्लास वाला तो उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप ऐप डाउनलोड करके भी वहाँ से भी कर सकते हैं स्टोर के अंदर जाके। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो मुझसे इस कोर्स के बारे में, पेड कोर्स के बारे में, लाइव क्लासेस के बारे में, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर है 9461234898। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इक्विटी शेयर्स है। अब इक्विटी शेयर्स के बारे में वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा था, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स के बीच में डिफरेंस को भी समझा था। बट यहाँ पर एक इक्विटी शेयर्स, ये इक्विटी शेयर्स जो है ना इसको दो टाइप के अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर एक तो होते हैं सेक्शन 43 वाले ऐसे इक्विटी शेयर जो सेक्शन नंबर 43। अब ये सेक्शंस वगैरह क्या चीज है, तो ये सेक्शंस वगैरह है आपके जो भी हम कंपनी अकाउंट पढ़ते हैं वो उस पे एक्ट कौन सा लगता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 का एक तो है सेक्शन नंबर 43, उसके अंदर शेयर्स दे रखे हैं वे इक्विटी शेयर है। और एक दे रखे हैं आपको सेक्शन नंबर 2 और क्लोज 88, ठीक है, या सब सेक्शन 88। तो सेक्शन 2 क्लोज 88, तो सेक्शन नंबर 43 और सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 43 के अंदर जो इक्विटी शेयर दे रखे हैं ये वो इक्विटी शेयर है जो एक कंपनी जो है इशू करती है अपने मेंबर्स को, ठीक है। यानी कि इक्विटी शेयर जो है ये कंपनी है, ये कंपनी इक्विटी शेयर किसको इशू करती है, अपने मेंबर को, मेंबर को यानी कि शेयर होल्डर को। कंपनी शेयर इशू करती है मेंबर्स को। मेंबर का मतलब यहाँ पर क्या है, शेयर होल्डर्स। मेंबर बोलो या शेयर होल्डर्स को, ठीक है, यानी कि पब्लिक में इशू कर देती है। एक तो ये हो गई, ये सेक्शन 43 के अंदर है। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी अच्छे से यही समझा था। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में जब हम डिफरेंस कर रहे थे तो उस डिफरेंस के अंदर जिन इक्विटी शेयर्स की मैं बात कर रहा था वो ये वाले थे, सेक्शन 43 वाले। एक और है, ये आते हैं सेक्शन 2 और क्लोज 88 या सबसेक्शन 88 के अंदर। ये पता है क्या है, ये समझना। इसमें कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है, बिल्कुल करती है, इशू करती है, शेयर इशू करती है, बट पब्लिक को नहीं करती है, मेंबर को नहीं करती है, शेयर होल्डर्स को नहीं करती है। वो करती है कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है अपने एम्प्लॉइज को, ओके, या फिर अपने जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको, या अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको। समझ में आया? यानी कि कंपनी शेयर इशू कर रही है बट इशू कर रही है एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को, ऑफिसर को। तो ये वाले शेयर जो है ये आते हैं सेक्शन 2 और क्लोज 88 के अंदर। और इन शेयर्स को बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, स्वेट इक्विटी शेयर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वेट इक्विटी शेयर एंड ऑर्डिनरी शेयर। ये जो शेयर है ये कौन से, ऑर्डिनरी शेयर है, समझना। ये सेक्शन 43 के अंदर जो शेयर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर है, दोनों इक्विटी शेयर, ठीक है, दोनों के दोनों इक्विटी शेयर है, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर्स। तो ऑर्डिनरी शेयर जो होते हैं वो नॉर्मल शेयर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है पब्लिक में और फंड रेज कर लेती है पब्लिक से। और जो लोग इसको बाय करते हैं वो कंपनी के मेंबर या शेयर होल्डर बन जाते हैं, वो कंपनी के रियल ओनर बन जाते हैं। कंपनी को जो भी डिविडेंड होगा वो उनको मिलेगा, पर डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन उनको एजीएम में पार्टिसिपेट करने का, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है और उनको वोटिंग राइट भी होता है, ओके। सो ये ऑर्डिनरी शेयर, ये स्वेट इक्विटी शेयर। ये शेयर इशू की जाती है कंपनी द्वारा अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को या फिर ऑफिसर्स को, और इनको स्वेट इक्विटी शेयर बोला जाता है। और डायरेक्टर को, एम्प्लॉइज को और ऑफिसर को शेयर क्यों इशू किए जाते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अगला हमारा हेडिंग यही रहेगा, स्वेट इक्विटी शेयर।
यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो एक बार मुझे थम्स अप भेज दो, फिर मैं आगे यहां बढ़ता हूं और हेडिंग डाल देता हूं स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, सेक्शन कौन सा? 288 याद रखना। ठीक है, अगर ऐसे सेक्शन लिखते हैं तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ओके, सो आगे अब स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में कुछ बातें। वैसे तो अब नोट्स जो आपको मिलेंगे उसके अंदर तो सब लिखा हुआ ही है, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ कि आपको दिमाग के अंदर वो चीजें याद रहे। ठीक है, तो मैं थ्योरी को थ्योरी की तरह नहीं पढ़ा के थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना के पढ़ाऊंगा, चार्ट वगैरह बना के, ताकि वो इमेजेस जो है, वो पिक्चर्स जो है, वो चार्ट जो है, वो डायग्राम जो है, वो आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं फिट बैठ जाए और आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। सो इसलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये रही हमारी कंपनी। ठीक है, और ये कंपनी इशू कर रही है कुछ शेयर्स। किसको इशू कर रही है? तो सबसे पहले मैं नाम बताता हूं। अगर ये कंपनी शेयर इशू करती हैं अपने, मान लेते हैं एम्प्लॉइज को, ठीक है, ये मैंने ऊपर बताया भी था, ऑफिसर्स को, या फिर एंड भी हो सकता है इसके अंदर होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ कंपनीज अगर आपने पढ़ा होगा, वैसे कॉर्पोरेट लॉ के अंदर पढ़ेंगे तो उसके अंदर डायरेक्टर भी एक नाम की चीज होती है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन जरूर करूंगा, लेकिन पहले अपन एक बार स्वेट इक्विटी शेयर को समझ लेते हैं। ठीक है, ओके, तो जो चीजें बताई मैंने आपको कि एम्प्लॉइज को इशू किए जाते हैं, ऑफिसर्स को किए जा सकते हैं, होल टाइम डायरेक्टर को किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? शेयर इशू किए जाते हैं। ठीक है, शेयर क्या किए जाते हैं? इशू किए जाते हैं। ठीक है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स। पर क्यों? जैसे पब्लिक में हम ऑर्डिनरी शेयर इशू करते हैं तो पब्लिक से हमें क्या मिलता है? फंड मिलता है, कैपिटल मिलती है। तो यहां अगर हम शेयर इशू करेंगे तो क्या एम्प्लॉय से हम पैसे लेंगे? तो इसका आंसर है दो चीजों के अंदर। देखिए, जो हम इशू कर रहे हैं शेयर, उसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। इशू शेयर जो कर रहे हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। वो कौन से दो तरीके हैं? तो देखो, एक तो हम इशू कर सकते हैं शेयर फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश के बदले, बट डिस्काउंट पे इशू करते हैं। किस पे करते हैं? डिस्काउंट पे शेयर इशू कर लेते हैं। और सेकंड नंबर है, अगर हम शेयर इशू कर देते हैं यहां पर अदर देन कैश, अदर देन कैश, कैश के अलावा, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा अगर हम शेयर इशू कर लेते हैं एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को, तो कैश के अलावा हम और क्यों करेंगे? तो उसके लिए तीन चीजें बताई गई है कि अगर कोई एम्प्लॉइज ने जो है हमारी हेल्प कर रही है, नाउ हाउ, यानी कि कोई फॉर्मूला वगैरह जो है वो क्रिएट करने के अंदर, अगर एम्प्लॉय ने हमारी हेल्प कर रही है आईपीआर को क्रिएट करने में, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो बनाने में उसने जो है हमारी हेल्प करी है। ठीक है, या फिर कोई जो है वैल्यू एडिशन किया है उसने, हमारी वैल्यू एडिशन, मतलब ये सब चीजें क्या है, मैं इसको एक वर्ड के अंदर बोलूं, अगर एम्प्लॉय ने हेल्प करी है इंटेंजिबल एसेट को जनरेट करने में, इंटेंजिबल एसेट। अब इंटेंजिबल एसेट अधिकतर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है? वो जनरेट करती है। जैसे गुडविल होती है ना, तो गुडविल को अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? खुद जनरेट करती है। गुडविल बनानी पड़ती है, गुडविल कोई मार्केट में थोड़ी मिलती है। हाँ मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो अपनी गुडविल खुद क्रिएट करते हैं वो बाय नहीं करते हैं। तो उस गुडविल को क्रिएट करने में अगर एम्प्लॉय ने अपना जो है सब कुछ दिया है, तो उस एम्प्लॉय को खुश करने के लिए हम, उसने जो हमारे लिए इतना सर्विस दिया है, उस सर्विस को से खुश होके बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, उन एम्प्लॉइज को फ्री में शेयर दे देती है और उन शेयर को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। ये एम्प्लॉय को दिए जा सकते हैं, ऑफिसर्स को दिए जा सकते हैं,
होल टाइम डायरेक्टर, जिसको आप शॉर्ट में WTD बोल सकते हैं, WTD होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, जो पूरे टाइम काम करता रहता है, उसको ये शेयर फ्री में दिए जा सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। या फिर इनको डिस्काउंट पे दिए जा सकते हैं। डिस्काउंट का मतलब हो गया कि 100 रुपए की चीज है तो कुछ डिस्काउंट पे 90 पे 80 पे इशू कर दिए शेयर और कुछ एम्प्लॉइज को डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। ओके, सो ये थे आपके स्वेट इक्विटी शेयर। अभी इसकी कुछ कंडीशंस है। स्वेट इक्विटी शेयर अगर इशू करने हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस है, वो बताता हूं मैं आपको। कंडीशंस, ये कंडीशंस कौन कौन सी है तो देखो, इसमें फर्स्ट कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट भी लगा देता हूं। स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने की जो कंडीशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले आपको SR पास कराना होगा। SR, इसको फुल फॉर्म है स्पेशल रेजोल्यूशन, सॉरी स्पेशल रेजोल्यूशन इन AGM। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। AGM क्या होती है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एनुअल जनरल मीटिंग होती है, यानी कि कोई भी कंपनी जो होती है ना वो जनरल मीटिंग करती है अपनी साल में एक बार। एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एनुअल मतलब साल में एक बार अपनी मीटिंग करती है। उस मीटिंग के अंदर सारे शेयर होल्डर्स आते हैं, सारे शेयर होल्डर्स आते हैं। कौन से शेयर होल्डर्स? ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर, जिन्होंने पैसा लगाया है कंपनी के अंदर, उनके पास वोटिंग राइट होता है ना। हाँ, तो वहां पर कंपनी पूछती है, अपनी शेयर होल्डर की मीटिंग होती है ना, उसके अंदर कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है यानी जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि देखो सारे शेयर होल्डर बैठे हैं, उसके अंदर वो बोलता है, अनाउंसमेंट करता है कि हमारी कंपनी जो है, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, इनको इतने नंबर के अंदर जो है शेयर इशू करना चाहती है, स्वेट इक्विटी शेयर। या तो डिस्काउंट पे इशू करना चाहती है या उनको फ्री में देना चाहती है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है इंटेंजिबल एसेट को जनरेट करने के अंदर। अब इसके ऊपर होती है वोटिंग कि शेयर इशू उनको करे, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे या नहीं करे, इसके ऊपर क्या होती है? वोटिंग होती है, ठीक है। तो अब यहां पर जब वोटिंग होती है ना, तो वो दो तरह की वोटिंग हो सकती है। उस वोटिंग के थ्रू एक रेजोल्यूशन पास होता है ना। वो रेजोल्यूशन दो तरीके का होता है। जो रेजोल्यूशन होता है ना वो दो तरीके का होता है। किसी भी वोटिंग के अंदर, AGM के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो रेजोल्यूशन पास करना होता है। एक होता है OR, एक होता है SR। बहुत सारे डिसीजन में OR काम आ जाता है। OR मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सामान्य प्रस्ताव बोलते हैं इसको हिंदी में, रेजोल्यूशन। ये आप कॉर्पोरेट लॉ के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। और स्पेशल रेजोल्यूशन को बोलते हैं विशेष प्रस्ताव हिंदी के अंदर, ठीक है। ये कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन दो कोई भी डिसीजन लेना होता है तो या तो OR पास करवाना पड़ता है या SR पास करवाना पड़ता है। ये दोनों वोटिंग के थ्रू होते हैं। OR पास तब माना जाता है जब अगर वोटिंग जो है फेवर में आ जाए 51% से ज्यादा। अगर वोटिंग हो जाए, वोटिंग इन फेवर के, हाँ भाई ये प्रस्ताव जो है, ये रेजोल्यूशन जो है, ये डिसीजन जो है वो ले लो, और इसके लिए 51% से 51% या इससे ज्यादा, 51% और मोर देन 51%, 51% या उससे ज्यादा वोटिंग आ जाए कि हाँ डिसीजन ले लो, तो उसको OR बोलते हैं। बट हमारे इस केस में अगर आपको ये वाले शेयर इशू करने हैं, जिसको हम स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं, अगर ये शेयर इशू करने हैं तो वहां पर SR पास करना होगा। SR के अंदर 75% से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए फेवर के अंदर। अगर 75% से ज्यादा वोटिंग हो जाती है फेवर में तो बोलते हैं ओके, ठीक है, कि ठीक है आप भाई, आप जो है ये काम कर सकते हो, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं किए जा सकते। आया समझ में? एक बार रिप्लाई कर दो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, ओके, ठीक है। देखो एक स्पेशल रेजोल्यूशन आ गया। सो ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा, यानी कि 75% से ज्यादा वोटिंग हो जानी चाहिए, तब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। और अगर आपको ये शेयर इशू करने हैं, स्वेट इक्विटी शेयर, अपने ऑफिसर्स को, एम्प्लॉइज को, होल टाइम डायरेक्टर को, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना ही होगा। उसके बगैर ये चीज नहीं हो सकती। आप जो है स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते। सेकंड नंबर आता है
जो आप ऐसा यानी कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाते हो उसके अंदर सारी डिटेल होनी चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रहे हो, ये सारी डिटेल होनी चाहिए। उसके अंदर ये भी लिखा होना चाहिए कि उस शेयर जो आप इशू कर रहे हो उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, यानी कि शेयर मार्केट में अभी वो शेयर कितने रुपए का मिल रहा है, करंट मार्केट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में CMP बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कौन सी एम्प्लॉइज को, क्लास ऑफ एम्प्लॉइज, कौन से एम्प्लॉइज को आप ये शेयर दे रहे हो, क्लास ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर ऑफिसर है तो ऑफिसर कौन सी क्लास के ऑफिसर्स को, या होल टाइम डायरेक्टर कौन सी क्लास के होल टाइम डायरेक्टर जो है उनको आप ये शेयर इशू कर रहे हो। ये सारा स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर मेंशन होना चाहिए। और थर्ड नंबर आता है फिर इसके अंदर कंपनी को कमेंसमेंट हुए यानी कि बिजनेस स्टार्ट किए हुए, है ना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है कंपनी को 1 ईयर हो जाना चाहिए। तो नॉट लेस देन 1 ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 ईयर elapsed since the date of which company was entitled to commence business। अगर कंपनी को बिजनेस स्टार्ट किए हुए 1 साल से ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो फिर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती। तो बिजनेस स्टार्ट किए हुए कम से कम 1 ईयर हो गया हो तभी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। 4th नंबर कंडीशन, सेबी की जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होगा। सेबी क्या होता है आपको पता है, सिक्योरिटी है ना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है। तो उसकी जितनी भी गाइडलाइंस है वो पूरी शेयर भी एप्लीकेबल, वो सारी गाइडलाइंस एप्लीकेबल हो जाएगी। तो उस गाइडलाइंस को आप पूरा का पूरा आपको जो सेबी गाइडलाइंस इशू करती है उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। नेक्स्ट 5th वो है कि स्वेट इक्विटी शेयर वो होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्वेट इक्विटी शेयर जो आप इशू करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉइज को, अपने ऑफिसर्स को, या अपने या फिर ऑल टाइम डायरेक्टर्स को, सो वो स्वेट इक्विटी शेयर must be of a class of shares। अब जो लिख रहा हूं देखो, शेयर्स already issued by स्वेट इक्विटी शेयर न्यू शेयर नहीं हो सकती। स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो न्यू शेयर नहीं हो सकती। पहले से जो ऑर्डिनरी शेयर इशू किए जा चुके हैं पब्लिक में उसी तरह के शेयर जो है आप इशू करोगे, कोई न्यू नहीं होने चाहिए। हाँ, फुल फॉर्म भी लिख दो, SIRN इसका इस चीज का फुल फॉर्म बेटा स्पेशल रिजोल्यूशन, AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। हाँ बाकी सब तो लिखा मैंने फुल फॉर्म तो। सेबी का, अच्छा सेबी का तो आपको पता ही होगा ना, मेरे को लगा ये तो होता, मतलब 11th-12th में भी है ये तो क्लास के अंदर। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने बोर्ड बनाया है और इसको 1992 के अंदर जो स्कैम हुआ था अर्शद मेहता वाला, उसके बाद इसको बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है ना। ओके ठीक है, आगे का समझ में। तो ये हो गया आपका स्वेट इक्विटी शेयर। ओके ये क्या हो गया, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओके अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कुछ चीजें इंडायरेक्टर वगैरह के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। ये थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम वगैरह में काम आएगी। देखो
वैसे तो टाइप्स ऑफ कंपनीज बहुत तरीके की होती है, लेकिन टाइप्स ऑफ कंपनीज ये बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट 2013, नंबर ऑफ मेंबर के बेसिस पे, ठीक है, जो शेयर होल्डर है उनके बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ कंपनीज है वो 3 टाइप की है, ठीक है। वो कौन कौन सी टाइप है तो देखिए 3 टाइप्स की है। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आ जाती है आपकी ओपीसी यानी 1% कंपनी। सेकेंड नंबर आ जाती है आपकी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओके। थर्ड नंबर आ जाती है आपकी पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। जो हम अकाउंटिंग वगैरह भी कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं पब्लिक कंपनी के लिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओपीसी की फुल फॉर्म होती है 1% कंपनी, 1% कंपनी, याद रखना, ठीक है। प्राइवेट कंपनी जो है और पब्लिक कंपनी। सो ये ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर बता रहा हूं, है ना, जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है उनके बेसिस पे 3 तरह की कंपनी है, ओपीसी 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। हम जो अकाउंटिंग वगैरह अभी करते हैं और अधिकतर जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनीज होती है वो सारी पब्लिक कंपनी होती है, क्योंकि ये पब्लिक में शेयर वगैरह इशू करती है, ठीक है, ओके। अब यहां पर अगर डिफरेंस करें इनके बीच में तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है वो नंबर ऑफ मेंबर, मेंबर यानी कि शेयर होल्डर, नंबर ऑफ मेंबर बोलो या और बोलो शेयर होल्डर्स। नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो 1% कंपनी में जो यहां पर 2 नंबर आते हैं, मिनिमम और एक मैक्सिमम, मिनिमम 1 और मैक्सिमम भी कितना 1। तो मिनिमम भी 1 शेयर होल्डर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भी 1 और कम से कम भी 1। ये ओपीसी भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट होती है, ठीक है। फिर आती है प्राइवेट कंपनी, इसके अंदर मिनिमम आपके कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 200। इससे ज्यादा आपके मेंबर, मेंबर मतलब बेटा शेयर होल्डर्स, ओके। मेंबर और शेयर होल्डर में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। पब्लिक कंपनी जो है उसमें मिनिमम कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम इनफाइनाइट, कोई अंत नहीं, कितने भी हो सकते हैं, ओके। उसके बाद सेकंड नंबर जो इसमें मैं लिख रहा हूं वो बाकी चीजें तो आपको पता ही होगा। ये 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो ये अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाती है, ये अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाती है, वो सब आपने बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ाई होगा। मैं तो मेन पॉइंट को टच करने वाला हूं यहाँ पर। सेकंड नंबर आता है इसमें फिर आपका नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो इसका मतलब मेंबर अलग होते हैं, डायरेक्टर अलग होते हैं। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है यहां पर देखिए मिनिमम, मिनिमम पहले मिनिमम लिखा हूं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर यहाँ मिनिमम 1, यहाँ मिनिमम 2, यहाँ मिनिमम 3, 1 2 3 याद रहेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15, मैक्सिमम 15, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15, 15 15 15। इसका मतलब मैं आपको यहाँ ये चीज बताने वाला हूँ, कॉर्पोरेट लॉ आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, अब हमने तो कोई इसका बैच अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, सोचेंगे अगर डिमांड आएगी तो जरूर करेंगे। उसके अंदर ये सब चीजें आएगी, उसके अंदर कंफ्यूज मत होना। शेयर होल्डर और डायरेक्टर अलग चीज हैं। शेयर होल्डर कौन होते हैं? वे लोग होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं और कंपनी के डिसीजन मेकिंग में एजीएम में आते हैं, वोटिंग रेट होता है इसका, लेकिन बिजनेस नहीं चलाते। डायरेक्टर जो होते हैं वो पूरे साल बिजनेस चलाते हैं और फिर एंड में जब एजीएम होती है ना उसके सामने वो डायरेक्टर पूरा प्रेजेंट करते हैं कि इन्होंने साल भर क्या क्या काम किए, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल हुआ, वो सब अपने शेयर होल्डर को दिखाते हैं और फिर उसमें से डिसाइड होता है कि शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना दिया जाएगा। और डायरेक्टर जो होता है इस काम के बदले में पैसा लेता है। तो डायरेक्टर जो होता है वो एक तरह का एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय होता है। और ये शेयर होल्डर जो होते हैं ना ये ऑनर होते हैं। तो इस डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? इस डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स अपनी मीटिंग के अंदर। कैसे? वोटिंग के थ्रू करते हैं अपॉइंट। तो क्या कोई शेयर होल्डर यानी मेंबर डायरेक्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जो भी शेयर होल्डर होता है ना, अगर अधिकतर ऐसा ही होता है, जैसे मुकेश अंबानी अपनी कंपनी का डायरेक्टर भी है और शेयर होल्डर भी है। शेयर होल्डर है इसलिए उसको डिविडेंड मिलता होगा और डायरेक्टर है उसके बदले वो सैलरी लेता होगा। क्यों? उसके पास शेयर्स ज्यादा है, उसने वोट दिया होगा कि सबसे ज्यादा वोट उसको मिले होंगे, डायरेक्टर बना दो। बहुत सारी कंपनी होती है उसमें पता है जिस व्यक्ति ने कंपनी स्टार्ट करी वही डायरेक्टर नहीं बन पाता, वो कंपनी से निकल जाता है। क्यों? उसके पास उतना वोटिंग राइट नहीं होता है।
तो मेन वोटिंग राइट का खेल होता है। अगर वोटिंग राइट अच्छा खासा होता है किसी के पास में तो वो डायरेक्टर बन जाता है, या कोई काम अच्छा करता है तो लोग उसको डायरेक्टर बना देते हैं, वोट उसको दे देते हैं एजीएम के अंदर। तो एक एम्प्लॉय जो है, जो डायरेक्टर जो है वो एक एम्प्लॉय होता है। हाँ, कोई शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है कि हाँ बिल्कुल बन सकता है, वोटिंग प्रोसेस से गुजर के बिल्कुल वो डायरेक्टर बन सकता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, सो ये चीज थी जो मुझे क्लियर करनी थी आपको। आगे समझ में? ओके, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो एग्जाम पर्पज से है, वो है यहाँ पे वापस हमारे स्वेट इक्विटी शेयर पर। वो खत्म नहीं हुआ अभी तक, उसमें कुछ चीजें बाकी है। स्वेट इक्विटी शेयर जो होते हैं वो देखिए, स्वेट इक्विटी शेयर जो होते हैं ना, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। कंपनीज एक्ट 2013 बना, तो उसके बाद में एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, है ना, एमसीए। एमसीए कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, या फिर आप सीजी बोल सकते हैं। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वो क्या करती है? रूल्स इशू करती है। कोई भी एक्ट निकालते हैं ना, उसके ऊपर रूल्स, वो बाद में नए नए रूल्स इशू कर सकती है। तो एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने जो है कुछ रूल्स निकाले थे, उसमें उन्होंने एक रूल नंबर 8 इशू किया। रूल 8 ऑफ कंपनीज रूल 2014, कंपनीज रूल 2014, ठीक है। और ये रूल जो था, ये शेयर कैपिटल, ये डिबेंचर के ऊपर था, डिबेंचर के ऊपर रूल था। इस रूल के अंदर ये बताया गया, रूल नंबर 8 के अंदर क्या बताया गया वो बताता हूं। रूल नंबर 8 याद रखना, किसका 8? कंपनीज रूल 2014। इस रूल 8 के अंदर ये बताया गया कि कौन सी कंपनी जो है वो शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। तो इन्होंने एक कंडीशन दी है कि वही कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, या कितने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंपनी कितने स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, हाउ मच, कितने रुपए के या कितनी पैसे के जरिए स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो भी कंपनी हो, उस कंपनी का 15% निकाल दो ऑफ PUSC, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल, जो भी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 15%, और 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़, ठीक है। Provide that a company shall not issue sweat equity share for more than 15% of the existing paid up share capital in a year, or for share of the value 5 crore, whichever is higher. यहाँ आया whichever is higher। जो भी इनमें से ज्यादा होगा, उससे ज्यादा कंपनी जो है स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक कंपनी है, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है, मान लेते हैं हम मान लेते हैं उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 50 करोड़। क्या ये कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर कितने इशू कर सकती है? तो हमारा रूल क्या बोलता है? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 50 करोड़, उसका 15% निकाल दो। तो 50 करोड़ का 15% निकालेंगे तो आ गया 7.5 करोड़, और बाकी कितना था? 5 करोड़। ये 5 करोड़ का ऐसे कैसे? whichever is higher, इन दोनों में से ज्यादा क्या है? 7.5 करोड़। तो कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर? 7.5 करोड़। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं हमारी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़। अब देखो 15% और 100 करोड़ का कितना होगा? 15 करोड़, और 5 करोड़ तो है ही, तो 5 करोड़। दोनों में से ज्यादा क्या है? 15 करोड़। तो कितने इशू कर सकती है? 15। ऐसे कैसे? अगर मैं मान लूं, एक सेकंड रुकना,
मान लेते हैं हमारी पेड अप शेयर कैपिटल है 20 करोड़। 20 करोड़ है हमारी पेड अप शेयर कैपिटल। तो 20 करोड़ का कितना 15%, वो कितना हो जाएगा 20 करोड़ का 15% होगा 3 करोड़, और ज्यादा से ज्यादा कितना 5 करोड़ मैक्सिमम लिमिट, तो 5 करोड़। तो इन दोनों में से ज्यादा क्या है 5 करोड़। तो कितने शेयर स्वेट इक्विटी शेयर कितने रुपए के इशू किए जा सकते हैं 5 करोड़ के। ठीक है, आया समझ में।